आँख कई तरह से टेढ़ी होती है, कई बार अंदर की तरफ आँखें घूम जाती हैं, कई बार बाहर की तरफ, कई बार ऊपर और कई बार नीचे। ये जो आँखों का टेढ़ापन है, वो कई बार जब हम बच्चा पैदा होता है, तो साथ में लेके पैदा होता है कई बार, हम उसे कंजेनाइटल स्क्विंट कहते हैं। जी। इसके बाद कई बार बच्चे का चश्मे का नंबर होता है, तो डेवलपमेंटल फेज़ में स्क्विंट डेवलप होता है, जैसे बच्चा ग्रो करता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, धीरे-धीरे वो स्क्विंट डेवलप करता जाता है। हम इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल स्क्विंट। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो ये स्क्विंट चलता रहता है, अगर इसका प्रॉपर सही समय पे इलाज नहीं किया जाए। इसके अलावा हमें जब पैरालिसिस होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है या न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसमें स्क्विंट होता है बिकॉज़ मसल्स पैरालाइज़ हो जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं पैरालिटिक स्क्विंट। ये कुछ डिसीज़ हैं जैसे मायस्थीनिया ग्रेविस है या अदर हमारी जो मसल्स रिलेटेड डिसीज़ हैं, उसमें भी स्क्विंट डेवलप हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है स्क्विंट किसी भी एज में डेवलप हो सकता है। जी। सर लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बहुत बार जो है वो बच्चा लेकर स्क्विंट लेकर भी पैदा होता है, जो कि उसको बचपन से समस्या लेती है, लेकिन कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या हो रही है। क्या कुछ कारण जो है बढ़ती उम्र में इस समस्या के रहते हैं, और अगर किसी को भी स्क्विंट की जो इशू है वो हो रहा है, तो वो कौन से वो करेक्टरिस्टिक्स या कौन से वो सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं, जिससे कि वो पहचान सके कि उसे ऐसी कुछ समस्या हो रही है? ये अच्छा सवाल है आपका। क्या होता है कि जैसे डेवलपमेंटल एज होती है, बच्चा 2 साल, 5 साल, 4 साल की एज पे पहुँचता है और कई बार उसके साथ में चश्मे का नंबर होता है, जैसे प्लस में किसी को नंबर है, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, या माइनस में नंबर है, नंबर ज़्यादा है और बच्चा समय से चश्मा नहीं लगा रहा है क्योंकि छोटा बच्चा है, वो नहीं बोल पाएगा मुझे साफ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम लोगों को पता नहीं चलता है, हम आई चेकअप नहीं कराते हैं ऐसे बच्चों का। तो कई बार क्या होता है कि वो चश्मे का जब नंबर नहीं लगाता है, तो आँखें अपने मन मुताबिक दाएँ या बाएँ घूमने लगती हैं। जी। क्यों घूमती हैं? क्योंकि वो फ़ोकस करने की कोशिश करती हैं। स्क्विंट में सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारा आँखों का चेकअप प्रॉपर होना चाहिए। क्यों? कई बार कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे मसल्स बैलेंस नहीं है, आपकी आँखों में चश्मे का नंबर ज़्यादा हो रहा है, एस्टिग्मेटिज्म ज़्यादा है, हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, आपका माइक्रोऑप्थेल्मोस है, आपकी कोई मसल्स की प्रॉब्लम है, कोई ट्यूमर है आँख के अंदर, तो ये सब समस्याएँ हैं जिसके कारण हमारा स्क्विंट डेवलप होता है, महंगापन डेवलप होता है। सो जी। अगर हमारा बच्चा 4-5 साल का होता है, मान लीजिए एक बार, और उसमें कोई भी या डेवलपमेंटल स्टेज में कभी भी कोई समस्या नज़र आती है, जैसे बच्चा प्रॉपर्ली देखता नहीं है आपका, चलने में गिर पड़ता है, आपकी देख के स्माइल नहीं करता है या कोई और समस्या इसको हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसको प्रॉपर्ली एक चेकअप आँखों के डॉक्टर पे ज़रूर कराएँ। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो पकड़ में आती हैं और पकड़ में आने के बाद उस पे हम प्रॉपर्ली उसका इलाज बच्चे को दे सकते हैं। जी। डॉक्टर थॉमस, जैसा कि आपने बताया कि अक्सर जो है वो धुंधलापन या फ़ोकस की वज़ह से अक्सर ऐसा इश्यू होता है। लेकिन सर भी आपसे अगला सवाल रहेगा कि हम देखते हैं कि ये तो बचपन की एक या फिर ग्रोइंग एज की बात हो गई। अक्सर ये कहा जाता है कि 18 या 20 के बाद जो है वो आँखों का फ़ोकस या नंबर में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है सर? और क्या जो ये ग्रोइंग एज जो है जब वो क्रॉस हो जाती है, 20 की उम्र हो गई या 25 की उम्र, इनके बाद भी स्क्विंट की जो समस्या है वो आ सकती है? यस, मैंने कहा कि जैसे आपको 18-20 साल के बाद जो स्क्विंट आता है, वो कई जी। तरह से आता है। एक आपका कोई ट्यूमर की वजह से आ सकता है, दूसरा आपको कोई पैरालिसिस हो जाए बॉडी में या आँखों का मसल्स का पैरालिसिस होता है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, ब्रेन का कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसमें भी स्क्विंट डेवलप हो सकता है। क्योंकि हमारी मसल्स जो हैं, मूवमेंट्स डिसाइड करती हैं और मसल्स के मूवमेंट्स को जो गवर्न करता है, वो है आपका नर्व्स। हमारी जो मसल्स हैं, 6 नर्व है आपका लिटल रेक्टस मसल को करता है, आपका सुपीरियर ऑब्लिक मसल है, 4th नर्व उसको सप्लाई देती है, बाकी और मसल्स उनको 3rd नर्व सप्लाई देती है। तो इन मसल्स किसी भी नर्व में डिसफंक्शन होगा या पैरालिसिस होगा, तो हमको स्क्विंट डेवलप हो ही सकता है, ठीक है? अभी क्या होता है कि जैसे आपने बात किया कि हमारी जो एज ग्रोइंग होती है, टिल द एज ऑफ 18 साल या 19 साल तक हम लोग ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी ग्रो करती है। तो जब हमारा चश्मे का नंबर होता है, वो भी ग्रो करता है, कब तक? 18-19 साल तक। चश्मे का नंबर क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारी आँखों की जो लंबाई है, वो जो लंबाई है वो बढ़ेगी कब तक? 18-19 साल तक, जब तक हमारी लंबाई बढ़ रही है। 18-19 साल पे आँखों की लंबाई रुक जाती है, लंबाई नहीं बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा नंबर भी रुक जाता है। अब 18-19 साल का नंबर रुक गया,
अब उसके बाद नंबर स्टेबल होता है। जिस आपने सही कहा, ये हमारा नंबर स्टेबल हो गया। अब नंबर स्टेबल होने के बाद क्या होता है कि आपका चश्मा वहीं स्थिर हो जाएगा, जी। फिर आगे नहीं बढ़ेगा। और जब चश्मा रुक गया, तो हमारी चीज़ें भी स्टेबल होने लगती हैं। आपने देखा होगा लोगों को लैसिक कराते हुए चश्मा हटवाते हैं, तो कभी भी आप देखिए चश्मा हटाने की उम्र 18 साल से ऊपर ही होती है। क्यों? जब तक आपका चश्मे का नंबर स्टेबल नहीं होगा, हम लेज़र ऑपरेशन आपकी आँखों में नहीं कर सकते हैं। जी, डॉक्टर थॉमस जैसा कि आपने बताया कि कई तरह के सिम्पटम्स जो है वो स्क्विंट आई के लिए मिल सकते हैं। लेकिन सर ये सिम्पटम्स जो है जब अगर इंसान पहचान जाता है तो क्या स्टेप उसे लेने चाहिए? और आई चेकअप की अगर हम बात करें तो कितने समय में जो है वो आई चेकअप रेगुलर किसी भी इंसान को, चाहे उसको आंखों से कोई समस्या हो या ना हो, कितने समय में अपना आई चेकअप करवाते रहना चाहिए? देखिए, अगर बच्चे के केस की हम बात करें, तो अगर बच्चे में स्क्विन डेवलप हो गया है, सपोज़ हम बात करें कि बच्चा आपका 6 महीने का है या साल भर का है, या आपको लग रहा है कि इसकी आँख में टेढ़ापन आ रहा है, तो जी। हमें जल्द ही इसका ऑपरेशन का प्लान करना चाहिए, ठीक है? इसको ऑपरेशन की सही एज है वो कम से कम आपका 1 साल के आस-पास एज है। 1 से 2 साल के बीच में आपका बच्चे का आँखों का बैंगनपन का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, अगर कोई और समस्या आँखों में नहीं है। अब बात करें कि बच्चा बड़ा होने लगता है या बच्चे की आँखों में चश्मे का नंबर भी आ रहा है, तो उसके लिए हमें हर 3 से 4 महीने में फ़ॉलो-अप कराना चाहिए चश्मे के लिए और स्क्विंट के फ़ॉलो-अप के लिए। जब तक ये 18-20 साल के नहीं हो जाते, या हम स्क्विंट का जो ऑपरेशन है वो 14 साल की उम्र में कर सकते हैं। जी। कई बार चश्मा जब लगाते हैं प्रॉपरली तो उससे हमारा एक्कोमोडेशन कंट्रोल होता है, हमारा मसल्स मूवमेंट्स कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से हमारा कई बार स्क्विंट करेक्ट हो जाता है। सो हमें प्रॉपरली डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर को फ़ॉलो करें। स्क्विंट के लिए हम डॉक्टर से बात कर सकते हैं और वो आपको ज़रूरी चीज़ें हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं। कई बार हम जो स्क्विंट करेक्शन के लिए चश्मा लगा दिया पेशेंट को, कई बार हम उन लोगों को पेशेंट को एक्सरसाइज़ बताते हैं, कन्वर्जेंस एक्सरसाइज़ है। कई बार हम एक्सरसाइज़ हो गई, एक्सरसाइज़ के अलावा भी हमारे पास हैं कि हम पेशेंट को कुछ हिदायत देते हैं कि बाइफोकल ग्लासेस लगा लें स्क्विंट से डेवलपमेंट के लिए, रोकने के लिए। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को बताते हैं एक्सरसाइज़ करने के लिए, विज़न बढ़ाने के लिए और स्किन कंट्रोल करने के लिए। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के केस में। जी। जब हम बच्चे बड़े हो जाते हैं, 20 साल के ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद साल में 1 बार भी चेकअप कराएँगे तो काफ़ी है। जी। डॉक्टर थॉमस जैसा कि आपने बताया कि 1 से 2 साल की जो उम्र होती है उसमें आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। लेकिन सर ऑपरेशन के अलावा या ऑपरेशन के साथ-साथ वो कौन-कौन सी सर्जरीज़ है या कौन से मेडिटेशन भी, ऐसा कोई मेडिसिन भी हो सकती है क्या? कौन-कौन से वो तरीके हैं जिनसे स्क्विंट का जो है वो इलाज अलग-अलग उम्र में किया जा सकता है? और कितना समय कोई भी पेशेंट, चाहे फिर वो 1 साल का बच्चा हो या 14 साल का बच्चा हो, इस पूरी उम्र में कितना समय जो है सर किसी भी पेशेंट को रिकवरी के लिए उस इलाज के बाद लग जाता है? देखिए, अगर हम स्क्विंट का ऑपरेशन करते हैं, सुबह हमने आज ऑपरेशन किया, जी। तो स्क्विंट में मसल्स को बैलेंस करते हैं। मसल्स का क्या है, हम उसको कट करते हैं, जिसे हम रिसेक्शन कहते हैं और या रिसीजन कहते हैं, मसल्स को लंबा करते हैं। तो ये 2 सर्जरी रिसेशन और रिसेक्शन मसल्स में चलता है, जिसकी वजह से हम ऑपरेशन को एक करते हैं स्क्विंट का और मसल्स को बैलेंस करके आईज़ को अंदर-बाहर कर सकते हैं। तो ये स्क्विंट की सर्जरी में एटलीस्ट 2 हफ्ते हमें चाहिए होते हैं ऑपरेशन के बाद, जहाँ पेशेंट को पूरी रिकवरी मिल जाती है और अपने सारे काम को कर सकता है। ठीक है? जी। अब रही ये एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई, अगर आपको एक्सरसाइज़ हमने बताई है कम से कम 4 से 6 महीने एक्सरसाइज़ करनी पड़ती है स्क्विंट के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि जो स्क्विंट होता है, नंबर ऑफ टाइम्स हमारा आईज़ में चश्मे का नंबर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से डेवलप होता है और उसमें विज़न भी डेवलप नहीं हो पाता। तो उस विज़न को बढ़ाने के लिए अब आजकल उस कंडीशन को बोलते हैं एम्ब्लायपिया। और एम्ब्लायपिक कंडीशन में विज़न बढ़ाने के लिए आजकल एम्ब्लायपिक एक्सरसाइज़ आ गई हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं टेक्नोलॉजिकल एआई द्वारा। हम उस सॉफ्टवेयर पे एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको विज़न में भी इम्प्रूवमेंट आती है और स्क्विंट भी कंट्रोल होता है। और राइट एज हमारी ऑपरेशन करने की है 14 के बाद करते हैं, अगर हम लेट हो गए हैं या फिर अपन ने बचपन में सर्जरी नहीं कराई या किसी कारण से सर्जरी नहीं करी है, ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो हम 14 इयर्स के बाद कभी भी सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें दिखने में अच्छा लगता है, विज़न भी बढ़ जाता है और पेशेंट को भी कॉस्मेटिक जब करेक्शन होता है, तो उसको भी एक अच्छा महसूस होता है। जी। तो जी, ये डॉक्टर तो थो है बात कि हमें जी। स्क्विंट ऑपरेशन कराते रहना चाहिए, बिल्कुल।
जी, डॉक्टर थॉमस जैसा कि आपने बताया कि 1 से 2 हफ्ते जो है वो किसी भी डॉक्टर को चाहिए होते हैं पेशेंट को चेक करने के लिए। सर 1 से 2 हफ्ते में या फिर अक्सर ऐसा क्या देखा जाता है कि कौन-कौन सी समस्याएँ जो है वो सर्जरी के बाद पेशेंट्स में अक्सर देखी जाती हैं? किस तरह की जो है दिक्कतें उनमें देखी जाती हैं? और सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये भी रहेगा इसी में कि क्या-क्या चीज़ें जो है पेशेंट को सर्जरी के बाद ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, पेशेंट को जब ऑपरेशन करने के बाद 2-3 चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रखते जी, हैं। जैसे कि आपने ऑपरेशन किया, उसके बाद उसकी आँख लाल हो रही है, उसमें स्यूचर्स लगाने पड़ते हैं। स्यूचर्स आपको कई बार हमें कट करने पड़ते हैं अगर लूज़ हो जाते हैं तो। अगर लगता है कि अगर स्क्विंट का करेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ है, तो हम थोड़ी-सी उसको पेशेंट को एक्सरसाइज़ बता सकते हैं, एक्सरसाइज़ करने के लिए। कुछ तो उससे भी हम थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हिदायतें दे सकते हैं मूवमेंट्स के लिए। तो ये थोड़ी सावधानियाँ हैं, बट बहुत ज़्यादा सावधानियाँ तो नहीं है इसमें। 2 हफ्ते के लिए सावधानियाँ बरतनी होती हैं पेशेंट को, उसके बाद अपना नॉर्मल लाइफ़ पेशेंट जी सकता है। जी। डॉक्टर थॉमस आखिर में मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जो भी आपने प्रोसेस बताई सर्जरी की हो या एक्सरसाइज की, सर इसका जब इलाज की बात आती है स्क्विंट की तो कितना अमाउंट जो है या कितना फाइनेंशियली जो है किसी भी इंसान का एक्सपेंडिचर इस पूरे इलाज में चला जाता है? देखिए, डिपेंड करता है कि उसका महँगापन कितना है, जी, अगर कम महँगापन है तो हमें कम मसल्स पे काम करना होता है। तो खर्चा आपका ये मान लीजिए 12-15 हज़ार से लेकर 25,000 30,000 तक खर्चा हो जाता है ना? जी, तो ये डिपेंड करता है कोई स्क्विंट कितना है, एक ही मसल से काम चल जाता है कई बार तो खर्चा कम आता है, 2 मसल्स हैं तो थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। इस तरह आप अपना खर्चा मेंटेन कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है आजकल स्क्विंट सर्जरी करने के लिए। जी। डॉक्टर थॉमस आपने कहा था कि जो चश्मे की वजह से भी अक्सर स्क्विंट की समस्या होती है कि जिन बच्चों को चश्मा लगा होता है और उनको सही नंबर नहीं हो पाता। लेकिन सर आज के टाइम में जब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खास करके बच्चों का हुँ। हाल हम देखते हैं कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं वो भी जो है स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे टीवी। ऐसे में क्या कुछ चीज़ें हैं जो उनके माता-पिता को ध्यान रखनी चाहिए ताकि वो आगे चल के किसी भी तरह की आँखों की समस्या स्क्विंट आई हो या कोई और समस्या से बच सकें? पूजा जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है जी, आज की रोज़मर्रा ज़िंदगी में। आप ये देखिए कि आजकल मैं देखता हूँ कि हर बच्चा जो 6 महीने से ऊपर है, वो मोबाइल यूज़ कर रहा है। कई पेरेंट्स उस बच्चे को मोबाइल में राइम्स सुना रहे हैं, कई बच्चे कई पेरेंट जो हैं बच्चों को खाना खिलाते समय पोएम सुना रहे हैं, राइम सुना रहे हैं, आपको मूवीज़ दिखा रहे हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं लंबे-लंबे समय तक। ऐसी कंडीशन में बच्चे का आँखों में टेढ़ापन भी डेवलप हो रहा है। आँखों में केराटोकोनस डेवलप हो रहा है, आँखों में स्क्विंट डेवलप हो रहा है, आँखों में चश्मे का नंबर आ रहा है और आँखों में ड्राइनेस और एलर्जी की समस्या भी आ रही है। ये सब समस्याएँ बच्चों के एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल से आ रहा है। ये बात समझ लीजिए कि बच्चे को हमें 10 से 12 साल तक मोबाइल देने की कोशिश ना करें, क्यों? इससे बच्चे का डेवलपमेंट भी रुकता है ब्रेन का, बॉडी का। इससे आपको बच्चे को समस्या ज़्यादा आती है। एडिक्शन जी, में फ़ेज़ में चला जाता है, बच्चे का मोबाइल छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल ना दें या आप चाहते हैं कि मोबाइल ना दें, उसके लिए सिंपल सा छोटा-सा काम है कि जब हम घर में आते हैं या होते हैं, तो बच्चों के सामने कोशिश करें मोबाइल का यूज़ ना करें या कम से कम करें। क्योंकि बच्चे आपने देखा होगा कॉपीकैट होते हैं, जो चीज़ आप करते हैं उसको फ़ॉलो करते हैं। तो बच्चों के सामने मोबाइल का यूज़ बिल्कुल कम करें और मोबाइल थोड़ी-सी हाइट पे रखें ताकि बच्चे मोबाइल तक ना पहुँच पाएँ। कि केवल कॉलिंग के अलावा मोबाइल का यूज़ कम करें। सोशल मीडिया भी यूज़ ना करें बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ें देखते हैं तो वो उनको भी लगता है कि हम भी मोबाइल यूज़ करें, मोबाइल अच्छी चीज़ है ना? सो एक तो ये। दूसरा 12 साल तक तो कोशिश करें बच्चों को मोबाइल नहीं देना है और आप एक स्कूल में भी अगर बच्चों का होमवर्क अगर मोबाइल पे आता है या कोई ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसको भी स्कूल वालों को कंप्लेंट कीजिए कि भई हमारे बच्चे को प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप ये डिजिटलाइज़ ना करें, क्योंकि स्क्रीन से बच्चों की आँखें खराब हो रही हैं। आजकल ये कोरोना के बाद से सभी को बहाना मिल गया है, सबने डिजिटलाइज़ कर दिया है। हर क्लासेस भी मोबाइल पे हो रही है, हर चीज़ मोबाइल पे हो रहा है आजकल। जी। तो ये तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से कि मोबाइल का यूज़ कम से कम करें। जी, डॉक्टर थॉमस आखिर में आपसे ये सवाल रहेगा कि आप क्या सलाह जो है हमारे तमाम दर्शकों को देना चाहेंगे कि किस तरह से जो है वो अपनी आँखों का ख़्याल रख सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें जो है उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनानी चाहिए, जिससे कि उनकी आँखें जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें और किसी भी तरह की समस्या से बच सकें? देखिए, कुछ मैं एडवाइस देना चाहूँगा। सबसे पहली एडवाइस है कि 12 साल तक के बच्चे को मोबाइल बिल्कुल यूज़ ना करने जी, दें,
ठीक है? जिससे आपका कई समस्याएँ रुक जाती हैं। दूसरा है कि एक और रूल याद रखें, हमें गंदा हाथ, गंदा कपड़ा आँख से नहीं लगाना है, टच नहीं करना है। इससे हम आँखों में इन्फेक्शन बचा सकते हैं काफ़ी सारे। जैसे हैंड से जो इन्फेक्शन और गंदगी है वो आँखों में चली जाती है, उससे हम बचा सकते हैं। तो कई सारे हम इन्फेक्शन से निजात पा सकते हैं। तीसरा है, हम प्रॉपर एक्सरसाइज़ पे ध्यान दें। बॉडी की एक्सरसाइज़ भी क्या है, अगर आप आधा घंटा भी 30 मिनट्स भी डेली एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, तो उसमें हमारी आँखों की एक्सरसाइज़ भी इंक्लूड हो जाती है। तो वो एक हमारी बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खाने में मैक्सिमम आप कोशिश करें कि सब्जियाँ हैं, सलाद हैं, फल हैं, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ज़रूर लें। तो इससे हमारा सेहत भी मेंटेन रहेगी और हमारी आँखें भी मेंटेन रहेगी। तो ये 4-5 टिप्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं और बड़ों के लिए भी है कि आप जो कंप्यूटर और मोबाइल है, लैपटॉप है, इन सब का इस्तेमाल थोड़ा सावधानीपूर्वक करें ताकि आपकी आँखों को परेशान ना कर सके। जी, डॉक्टर थॉमस आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और एपिसोड में और किसी बीमारी के हर इलाज को लेकर।